अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो। नाज़रीन, इस शो में हम बात करेंगे सियासत की गर्मा गर्मी की और हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से मारूफ सहाफ़ी साबिक सफ़ीर हैं जावेद मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें बहुत सारी मालूमात देंगे। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू यहाँ पे होगी जिससे ना सिर्फ मैं बल्कि हमारा जो पूरा समाज है, जो हमारे अवाम है, वो बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच, आपका भी शुक्रिया का। सर, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि एफआईए ने उन्हें हिरासा करने की कोशिश की है, उनसे बदसलूकी की है, उनसे बेहुदा ज़ुबान में बात की है, जबकि तर्जुमान एफआईए कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो उनको लीडर साहब कहा है, अपोजिशन लीडर कहा है, हमने उनको साहब कहा। तो ये दोनों में से सच्चा कौन है, झूठा कौन है? अब देखिए, इसमें किस हद तक हकीकत है और किस हद तक जो है इसमें एग्जैजरेशन है, ये तो वही दोनों फरीक बता सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई हैं और कुछ हमारे ज़राए जो कि करीब तर हैं दोनों तरफ, उन्होंने हमें ये बताया है कि यकीनन शहबाज शरीफ साहब, जैसे कि आपने कहा कि वो तकरीबन 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, और काफ़ी उन्होंने पंजाब के अंदर, अगर आप देखें, लोगों से पूछें तो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की है वहाँ के अवाम को, जो सपोर्ट किया है उन्होंने इन टर्म्स ऑफ गुड गवर्नेंस, या मेट्रो ट्रेन्स वहाँ की जो एजुकेशन के लिए काम किया है, तो उनकी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अगर आप, ये मेरी बात नहीं है, आप पंजाब में किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो ये कहेंगे। तो दूसरी तरफ जो है वो आप देखती हैं कि नैब की, या उसके बाद अब जो एफआईए की बात की जा रही है, वो उनके ऊपर ऑफ कोर्स एलिगेशंस हैं कि वो उन्होंने करप्शन की है। सवाल ये उठता है कि जहां तक शहबाज शरीफ साहब हैं, तो जहां तक मैं उनको जानता हूं या उनसे मेरे इंटरव्यूज हुए हैं या बात हुई है, तो वो तो एक अपराइट किस्म के इंसान रहे हैं हमेशा। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको उन्होंने गलत कहा है। इनफैक्ट उनके करीब तरीन लोग आपको ये बताएंगे, कई दफा उनके जो दोस्त हैं हुकूमत की तरफ से पेश किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि शुगर स्कैंडल में मुलविस हैं, उनके ऊपर हजारों की टीटियां लगाने के और लाखों अरबों की बातें होती हैं कि करप्शन की गई है। तो ये दोनों एलिगेशंस हैं, एक एलिगेशन है और एक उनकी अपनी वर्जन है, दोनों अपनी जगह पे स्टैंड करती हैं। लेकिन हकीकत क्या है ये हम जानने की कोशिश करते रहे हैं, और पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो पे दर पे, कभी नैब में, कभी एफआईए में, कभी पुलिस के जरिए, कभी किसी के जरिए, कभी किसी के जरिए उनके ऊपर जो है वो इल्जामात तो जरूर लगा रही है, और मीडिया ट्रायल भी हो रही है। आपको याद होगा शहजाद अकबर साहब जो हैं, इनके अभी आई थिंक मिनिस्टर भी हैं, वो पहले तो वो एहतसाब के लिए स्पेशली उनके वो पॉइंट मैन थे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे, सारी एलिगेशंस लेकर आते थे, डेली मेल में कोई रिपोर्ट भी आई। लेकिन बॉटम लाइन कानून के तकाजे पूरे करने की यही होती है कि आपके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाए और आपको, आपके सामने चार्जशीट रखी जाए और आपको चार्ज किया जाए उसके ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को बेल मिल गई, नैब से वो बेल पे हैं, काफी अरसा पाबंद सलासिल भी रहे, और अब उनके जो करीबी हल्के हैं वो ये कहते हैं कि अब एक दफा नैब से, जब नैब ने उनको बेल दे दी है, तो अब एफआईए के जरिए, यानी एफआईए जो है, आपको ये इल्म होगा कि नैब तो इंडिपेंडेंट कहा जाता है कि वो हुकूमत के जेर साया नहीं है, एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी करता है। लेकिन एफआईए तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है। आपको पता है फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी जो है वो इट इज फेडरल अथॉरिटी, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रही होती है। तो ये एक हमें बताया गया कि जो हुकूमत के जराए हैं उन्होंने ये कहा कि नैब को छोड़िए, आप एफआईए के जरिए पे प्रेशर डालिए, और वही तमाम केसेस जो कि पहले नैब देख चुका है वो दोबारा से इन्होंने खोल दिए। अब इनसे कहा यह जाता है कि ऑब्वियसली जो हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि रिपोर्ट आई है एफआईए की तरफ से, कि हम जब उनसे कोई सवाल करते हैं तो वो हमें अपनी बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने मेट्रो ट्रेन बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन बॉटम लाइन वहीं की वहीं है। ये मीडिया के लिए तो ये बातें अच्छी लगती हैं, आप एक स्टेटमेंट दे दें, उसको दूसरा जो फरीक है वो काउंटर कर दें, लेकिन बॉटम लाइन तो ये है, कानूनी तकाजे आपको पूरे करने के लिए एक चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी, उसके ऊपर उनके ऊपर जो भी इल्जामात हैं उनको साबित करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप देखती हैं कि ना नैब साबित कर पाई, ना अब एफआईए कुछ साबित कर पा रही है। बस एक मीडिया में हम सुनते आ रहे हैं कि भाई ट्रायल चल रही है, ये हो रहा है शहबाज साहब को। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए शहबाज शरीफ और उनके जो रुफका हैं या उनके जो वकला हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको ये मालूम होता है कि उनको हरासा करने की बस एक ये साजिश है, कुछ सब्सटेंस तो है नहीं, लेकिन उनको हरासा किया जा रहा है। अब ये उनकी वर्जन है जो हमारे सामने आई है। लेकिन अब देखिए कि एक मुल्क के ऑपोजिशन लीडर हैं, इस चीज़ से आप छोड़ दीजिए कि वो माजी में चीफ मिनिस्टर रहे,
इस वक्त आपके मुल्क के वो अपोजिशन लीडर हैं। बिल्कुल। और होता ही है कि जब कभी भी जमहूरियत होती है तो जो अपोजिशन लीडर होता है उसको तो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहा जाता है। यानी किसी हद तक हम ये नहीं कहते कि वो कानून से बालातर है, कानून सब पर लागू होना चाहिए, लेकिन किसी हद तक किसी के ओहदे का कोई डेकोरम होता है। कोई वजीर आजम है तो उसी के बकौल जो दूसरा उसका मुकाबल फरीक है जो एक बहुत बड़ी अपोजिशन को लीड कर रहा है वो शहबाज शरीफ है। और अगर वो कोई एलिगेशंस उसके वो अगर कुछ अपनी कंसर्न्स रेज करते हैं कि भाई मुझे हरासा करने की कोशिश की जा रही है तो वजीर आजम साहब को तो उसका नोटिस लेना चाहिए और उनको इंश्योर करना चाहिए कि अगर कोई ट्रायल होती है या अगर कोई उनके खिलाफ एलिगेशंस लगती हैं वो फेयर और इम्पार्शल हो और उसमें विक्टिमाइजेशन की बू ना आए। क्योंकि अगर आप विक्टिमाइजेशन करेंगे तो कल अगर आप इनको हरासा करके कहीं ना कहीं इनसे कुछ कहलवा भी लेते हैं तो मुस्तकबिल में आप देखिएगा कि ये एक विक्टिमाइजेशन के जुमरे में ही आएगा। तो इमरान खान साहब हों या हुकूमत के दूसरे वज़रा हों, ये तो उनके इंटरेस्ट में है कि वो इंश्योर करें कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं वो फेयर भी हों, इम्पार्शियल भी हों और विदाउट एनी फियर और फेवर हों, जो कि आप किसी फेयर या फेवर के बगैर अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो ये तो उनके इंटरेस्ट में है कि फेयर ट्रायल हो, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब को कंसर्न है और उनके रफ़का और उनके वकला ये कह रहे हैं। तो सर, शहबाज शरीफ जैसी शख्सियत को हिरासा करना ये FIA के लिए मेरा ख्याल है जब तक ऊपर से उनको दबाव ना हो उस वक्त तक उनके लिए कोई आसान बात नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपको मैंने जैसे पहले कहा कि नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट इदारा है। जी जी। लेकिन FIA के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि FIA तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कमांड के अंदर है। हम ये मान सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से FIA को प्रेशराइज किया गया है कि वो शहबाज शरीफ को हिरासा करें। अब उनकी बातें अगर आप सुने तो यही लगता है, क्योंकि देखिए FIA जो है वो, मैं जैसे पहले आपको बताया कि वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे उनके एक डिसिप्लिन का सिस्टम है और यकीनन अगर वो कुछ एक्ट करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट के जो है वो इंस्ट्रक्शंस पर ही एक्ट करते हैं। अब क्या उन्होंने उनको हरासा किया है या नहीं, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे। लेकिन अगर मैं जैसे आपको बोला कि आप जब कभी भी कोई करने वाला एक आम बंदा है तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि भाई वो एक आदी मुजरिम कर रहा है, क्या वो एक कोई ऐसा शख्स कर रहा है जो कि पेशा वाराना तौर पर जो है वो मुजरिम है। लेकिन यहाँ पे जो कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है वो आपके मुल्क के अपोजिशन लीडर की तरफ से किया जा रहा है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर 80 से ज्यादा अरकान पार्लियामान के लीडर हैं। अगर वो ये कहते हैं तो उनकी बात को सीधे से लेना चाहिए और उनकी बात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को खुद नोटिस लेना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत के इंटरेस्ट में है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो इम्पार्शियल हो और उसमें किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन की बू ना आए। सही, ठीक कह रहे हैं सर। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और मरियम नवाज जो कैंपेन चला रही हैं वो बज़ाहिर तो बड़ी कामयाब कैंपेन लग रही है। आप इस कैंपेन को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मरियम नवाज शरीफ की जो पॉलिटिकल करियर है वो तो आपके सामने है। वो पहले भी काफ़ी मुतहरिक थी, लेकिन बिलखुसूस जब से उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए तो उसके बाद उनकी एक्टिविटी में आपने देखा कि पहले तो कुछ रुकावट आई, लेकिन वो इफेक्टिवली लीड कर रही हैं PMLN को। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी ऑफकोर्स प्रेसिडेंट है पार्टी के, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद अवाम के अंदर भी, PMLN के अंदर भी मरियम नवाज शरीफ को जो है वो पसंद भी करती है, उनको फॉलो भी करती है। और वो क्या कह रही हैं या क्या स्टेटमेंट दे रही हैं तो देखने वाले या सुनने वाले यही समझते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है या उनकी इंस्ट्रक्शन पे जो भी वो कर रही हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अपनी मकबूलियत में इजाफा किया है अपनी पार्टी के अंदर भी और उसके साथ साथ आवाम में भी, आप देखती हैं कि सोशल मीडिया में वो बहुत पॉपुलर हैं। एक ट्वीट करती हैं तो वो हेडलाइंस बन जाती हैं, अब कैंपेन चला रही हूँ या कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, तो लोग फॉलो तो कर रहे हैं उनको। तो वो जो एक नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप है उसके ऊपर अमल करते हुए उन्होंने अपना मकाम अपनी पार्टी में तो बना लिया है। यकीनन इसीलिए पार्टी ने और पार्टी की जो लीडरशिप है उसने ये मुनासिब समझा होगा कि जो कैंपेन है आज़ाद कश्मीर में उसके अंदर वो अपना रोल अदा करें। और आपने देखा कि वो जहां जहां जा रही हैं, लोग भी जमा हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में असल में जमहूरी सियासत के अंदर
आपकी पॉपुलैरिटी बहुत मैटर करती है। बहुत ज्यादा। आप कितने पॉपुलर हैं, कितने आप क्राउड पुलर हैं। कई दफा ऐसा भी होता है कि आप किसी एक ऐसे ओहदे पे होते हैं और उस ओहदे की वजह से आपकी मकबूलियत होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी शख्सियत जो है वो मकबूल हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि मरीम नवाज शरीफ की शख्सियत के अंदर भी मकबूलियत है और ऑफ कोर्स उनके पास एक ओहदा भी है, लेकिन इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है कि पार्टी की जो लीडरशिप है, ये प्रेसिडेंट हैं, वो शहबाज शरीफ साहब ही हैं। तो जैसे हम कह रहे थे कि उन्होंने कैंपेन मरीम नवाज शरीफ ने चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात में की हो या और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से या जैसे भी अभी कश्मीर में कर रही हैं, तो लोग तो सामने आ रहे हैं, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनकी मकबूलियत जो है वो न सिर्फ बरकरार है बल्कि उसमें इजाफा हो रहा है। तो आई एम श्योर कोई भी हो, चाहे वो मरीम नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, तो असल में तो PMLN मकबूल हो रही है। तो आई एम श्योर दे विल बी हैप्पी। और अब असल में रिजल्ट्स क्या आते हैं वो डिटरमिन करेंगे कि किस तरह से इस मकबूलियत को वो वोट्स में ट्रांसलेट कर पाती है। इसी कैंपेन में मरीम नवाज जो है वो धांधली की भी बात कर रही हैं, उम्मीदवारों के बिकने की भी बात कर रही हैं। उधर वजीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा जी, इमरान खान साहब जीत जाएंगे, इसलिए ये लोग अभी से शोर मचा रहे हैं क्योंकि इनको पता है ये हार जाएंगे। लेकिन इतनी कामयाब कैंपेन के बाद तो लगता ऐसा ही है कि ये जीत जाएंगे बज़ाहिर, लेकिन इनकी मकबूलियत भी बढ़ रही है। अब अगर ये हार जाते हैं और ये जो धांधली का अभी से शोर शुरू हो गया है, इसमें सच्चाई होगी? देखिए, धांधली का शोर तो दोनों मुखालिफ जमातें जो हैं वो एक दूसरे पे लगाती आई हैं और लगाती रहेंगी। ये तो एक पार्ट एंड पार्सल हो चुका है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का, कि जो भी जीतता है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देता है कि वो धांधली से आए हैं, और वो इल्ज़ामात किसी हद तक हकीकत पर मबनी भी होते हैं। लेकिन इस वक्त जो कैंपेन हो रही है ये सिर्फ ये डिटरमिन कर पाएगी कि पॉपुलैरिटी कितनी है। कामयाबी और नाकामी, जैसे कि हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी, कश्मीर के हवाले से उसके बहुत सी मुज़मरात हैं। सिर्फ पॉपुलैरिटी इज़ नॉट द ओनली डिटरमिनिंग फैक्टर। अब देखिए, कुछ एनालिस्ट के मुताबिक PMLN बहुत मकबूल जमात थी गुज़श्ता इलेक्शंस में, लेकिन आपने देखा कि PTI जो है वो हुकूमत में आ गई। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि सिंध के अंदर कहा जाता था कि और जमातें भी पॉपुलर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया। तो इलेक्शन पॉलिटिक्स और पॉपुलैरिटी ये साथ साथ जरूर चलते हैं, लेकिन इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इन प्ले होते हैं। कश्मीर में बिलखुसूस जैसे कि हमारी हिस्ट्री हमें बताती है कि जब फेडरल गवर्नमेंट जिस पार्टी की है, यकीनन उसी की ही हुकूमत हमने बनती हुई देखी है कश्मीर में भी। ये क्यों बनती है, इसके कुछ सवाल, इस सवाल के जवाब कुछ तो हम आसानी से दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिनको हम अगर बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि कुछ कहते हैं कुछ बातों पे पर्दा ही पड़ा रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए द न्यूज़ आवर शो। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे। मैं जावेद मलिक साहब से पूछना चाहूँगी। जावेद मलिक साहब, PTI जिस वक्त इक़्तिदार में आई है उस वक्त इनका जो सबसे बड़ा अवामी मकबूलियत का दायरा कार था, जो सबसे बड़ी इनके पास ताकत थी, वो एहतसाब था। एहतसाब के नाम पर इनको मकबूलियत मिली, तब्दीली के नाम पर इनको मकबूलियत मिली, लेकिन ना तब्दीली आई, ना ही कहीं कोई एहतसाब हमने देखा। मेरिट का कत्लेआम हमने देखा, महंगाई हमने देखी, गुर्बत हमने देखी, वही सारा निज़ाम, वही सारे मसले मसाइल। तो क्या ये एहतसाब, क्या ये तब्दीली सिर्फ अवामी मकबूलियत के लिए थी? लगता तो कुछ ऐसे ही है, क्योंकि देखिए दो बड़े बयानिए थे PTI के। एक तो ये था कि एहतसाब करेंगे हम, उनके बकौल उनसे पहले आने वाले जितने भी हुक्मरान थे, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और PMLN के लीडरान की तरफ उनका इशारा हुआ करता था, वही जो थे वो तमाम पाकिस्तान को जो दरपेश मसाले उनकी वजह ये दो जमातें थी और उनका तर्ज हुकूमत था। इन्होंने कहा था कि हम ऐसी गवर्नेंस लेकर आएंगे कि जिस गवर्नेंस को कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हमारे पास शायद 30 साल का तजुर्बा है, हमने रिसर्च की है, हमारे थिंक टैंक्स बने हुए हैं। इनके जो असद उमर साहब और इस किस्म के कुछ लोगों के नाम लिया करते थे कि इन्होंने बड़ी पूरी से प्लानिंग करके रखी हुई है कि किस तरह से 90 दिनों के अंदर अंदर हम करप्शन ख़त्म कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे करोड़ों नौकरियाँ आ जाएंगी और उसके बाद आवाम के लिए हम जो है वो आवाम के लिए जो है वो शहद के दरिया जो हैं वो बह रहे होंगे। तो हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि ठीक है, आपकी जो ये सारी क्लेम्स थी यकीनन वो उसी वक्त नज़र आ रहा था कि ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्शन ही उस तरफ कर देते, जिस तरह से मिसाल के तौर के ऊपर इन्होंने कहा था कि हम प्रोटोकॉल का खात्मा कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस
और जो गवर्नर हाउस है उनको हम यूनिवर्सिटियां या अस्पताल बना देंगे। तो अवाम ये पूछना चाहते हैं इनसे कि कौन सा गवर्नर हाउस है जहां पे प्रोटोकॉल ख़त्म हुआ है, कौन सा वज़ीर आज़म हाउस का जो रेजिडेंस है या उनकी कोई जो भी उनकी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें कमी आई है। कहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियां बन चुकी हैं चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के अंदर या उनके हाउस के अंदर। ये बातें तो उस वक्त भी इम्प्रैक्टिकल थी जब ये कहा करते थे, आज भी इम्प्रैक्टिकल है। इनको अब एहसास हो रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बातें इलेक्शनियरिंग के लिए तो अच्छी होती हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि ये पहले वज़ीर आज़म हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हेलीकॉप्टर में ऑफिस जाते हैं। यानी वो बनी गाला से अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने सुनते हैं कि हेलीकॉप्टर में जाते हैं, और उनको जस्टिफाई करने के लिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हेलीकॉप्टर तो वैसे भी ये परवाज भरते रहते हैं, तो क्या हुआ अगर वज़ीर आज़म जो है वो उसमें बैठ गए। ठीक है, अगर रायविंड के अंदर रेजिडेंस के दाएं बाएं जो सिक्योरिटी के अमला हुआ करता था उसके बारे में आपको एतराज़ था, तो रायविंड के पास अगर था तो फिर बनी गाला में जो सिक्योरिटी एपरेटस मौजूद है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और मतलब ये वो बातें थी जो इन्होंने खुद की थी। आवाम के एक्सपेक्टेशंस को इतना बुलंद कर दिया था कि आवाम जो थे वो देख रहे थे कि कब ये आए और कब हमारे मुल्क की काया पलट के रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। जो संजीदा एनालिस्ट थे या हम जैसे कुछ जो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे सिचुएशन को, हम ये कहते थे, हमारे दोस्त भी ये कहते थे, हमारे सीनियर्स भी ये देखते थे कि अगर इन्होंने इतना कुछ जो कह रहे हैं वो तो मुमकिन ही नहीं, लेकिन डायरेक्शन अगर इनकी सही हो जाती, मसलन अगर ये प्रोटोकॉल में वाकई कमी ले आते, यूनिवर्सिटी यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी ना बनाते लेकिन उसके प्रोटोकॉल में कमी ले आते, तो हम कहते हैं हाँ कुछ डायरेक्शन इन्होंने मुरतब कर दी है। जो जॉब्स की बात कर रहे थे, 1 करोड़ या पता नहीं कितनी जॉब्स बनाने वाले थे, यानी इनको क्रिएट करने वाले थे, वो जॉब्स अगर क्रिएट ना होती तो उनके कोई फ्रेमवर्क बन जाता कि देखिए ये हमने इतने कारखाने लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम इतनी फैक्ट्रियां हमारे मुल्क की हमारी हुकूमत लगाएगी और यहाँ पे हम जो है 1 करोड़ नहीं चले 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय कर लेंगे। सही। इसका भी कोई नजर नहीं आ रहा। अवाम हमारे मुल्क की जो बहुत बड़ी तादाद है, हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनमें नौजवानों का तबका है जिनके पास डिग्रीज हासिल की, उन्होंने बड़ी मेहनत करके, माँ बाप ने अपने पेट काट के बच्चों को एजुकेशन दिलवाई और एजुकेशन के बाद वो डिग्री लेकर घूम रहे हैं जॉब के लिए। क्या वो पहले अगर घूम रहे थे तो वो गलत था और अब घूम रहे हैं तो वो सही है? ये सवाल है जो अवाम इनसे पूछते हैं। अभी भी इनके खैर ख्वाह इनको ये कहते हैं कि आपके लिए मुमकिन है कि आप अगर चाहें तो अभी भी हालात को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपके दाएं बाएं आपकी पार्लियामेंट, आपकी जो काबिना है उसके अंदर तो वही चेहरे बैठे हुए हैं जो कि गुज़श्ता 20 सालों से इक़्तिदार में थे। आप कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल जो है इनके पास है, तो फिर उन लोगों को क्यों आपने अपने साथ रखा हुआ है? अगर आप अपनी वज़ारत खजाना की तरफ देख लीजिए, पहले असद उमर साहब आए, फिर वो गए, उसके बाद आ गए हफीज शेख साहब। हफीज शेख साहब आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब, जिनको ये न जाने क्या क्या कहते हैं, उनके वजीर खजाना रहे हैं। वाइब्रेशन हो रही है। फिर जब वो गए तो उसके बाद हमने देखा जो नए वजीर खजाना आ गए वो कौन है? शौकत तरीन साहब। ये दोनों लोग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इनके बकौल उन लोगों के साथ थे जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स पैदा हुई। अब शौकत तरीन साहब जो थे वो आसिफ जरदारी साहब के भी वजीर ख़जाना थे, तो आसिफ जरदारी साहब के वजीर ख़जाना थे तो उस वक्त गलत थे और आपके साथ हैं तो सही है। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो थी वो किस पार्टी से इलेक्ट होकर आई थी, आप बताइए हमको। जो जुबैदा जलाल साहिबा हैं वो किस जमात में थी? शाह महमूद साहब कहाँ से आए? खैर छोड़िए, हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग सवाल उठाते हैं कि आपके पास अपनी टीम होनी चाहिए। पीटीआई की हार्डकोर, अब अगर आप काबीना को देख लीजिए, गिनती के चंद लोग पीटीआई के हैं, बाकी तो इधर उधर से मांगे हुए लोग हैं। कोई किस जमात का, कोई किस जमात का, जो पीटीआई का लिबादा ओढ़ के पार्लियामेंट में आ गए और उसके बाद फिर वो जो है वो काबीना में पहुंच गए। अभी भी देखें आप, कुछ लोगों को आए दिन इतने, यानी स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा हैं कि हम नाम भी भूल गए हैं उनके, कि कौन कौन वजीर है, कौन मशीर है, कौन असिस्टेंट है। इतने ज़्यादा बड़ी तादाद में इनके पास जो है वो काबीना है। अब आपकी बात आती है एहतसाब की तरफ। तो एहतसाब का इनका जो अमल था, जिसके बारे में इन्होंने कहा था कि ये करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर लूटे हुए वापस लेकर आएंगे, तो अब अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं इनसे कि वो कहाँ हैं अरबों रुपए के जो आपने क्लेम्स किए थे, क्या वापस लेकर आएंगे? इन्होंने जितने लोगों को अरेस्ट हुए, जो लोग जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, अगर आप शुरू करें राना सनाउल्लाह से लेकर ख्वाजा आसिफ हों, जावेद लतीफ़ हों, एहसन इकबाल हों,
इस तरह से आप इनका क्या नाम है शाहिद अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है, सबको बेल्स मिल गई, सारे बेल्स पे बाहर हैं। तो मतलब इससे क्या साबित होता है कि जो एविडेंस आपने पेश किया वो इस काबिल नहीं था कि कोर्ट्स जो हैं उसको बरकरार रखती। खुद ये एलिगेशन या ये ऑब्जर्वेशन मैं कह दूंगा नैब के बारे में हमारी या मीडिया की या किसी की नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन दी गई कि उनको ये मालूम होता है कि नैब का इदारा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी सियासी इंजीनियरिंग और वफादारियां तब्दील करने के लिए उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये वो ऑब्जर्वेशन थी जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी फाजिल अदलिया ने की। तो सर जिस वक्त ये आ रहे थे, जी 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 जुमला मुकम्मल कीजिएगा सर। जी जी, तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो इनकी अगर वाकई इनके पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद था करप्शन का या किसी किस्म की मिस गवर्नेंस का, ये यानी नैब के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है मिस यूज़ ऑफ पावर, यानी आपके पास जो पावर होती है एज ए वजीर या एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर किसी को फ़ायदा उठाएं या आप फाइनेंशियल करप्शन करें। अब ये दोनों एलिगेशन जो हैं वो इन जितने भी रेफरेंसेस दायर किए गए हैं उनमें साबित नहीं हो पाई। तो यकीनन फिर यही सवाल जन्म लेता है कि क्या आपका एहतसाब का बयानिया जो है वो पिट चुका है, क्या आपके पास तैयारी नहीं थी, क्या आपके एडवाइजर्स गलत थे, और रहा सवाल आपके जो एलिगेशंस का जो आपने किसी पर लगा दी, तो वो तो एलिगेशंस आपकी अपनी हुकूमत पे लोग लगा रहे हैं। तो अब ये वो मामलात हैं जिनके ऊपर हमको गौर करना पड़ेगा कि अगर आपने संजीदगी के साथ आवाम की खिदमत करनी है तो आप ये विक्टिमाइजेशन के एजेंडे से आगे बढ़िए और अपनी जो वादे जो आपने आवाम से किए थे, आपके पास 2 साल रह गए हैं, अब इन 2 साल में आप ऐसा कुछ कीजिए कि आवाम को जो किए गए वादे हैं वो पूरे कर लें। अगर आपने पूरे ना किए तो फिर इलेक्शंस अगर फेयर होते हैं तो आपका मेरा नहीं ख्याल कि कोई पजीराई आपको सर लास्ट जब इमरान खान साहब की कैंपेन चल रही थी उस वक्त इन्होंने यूथ को बड़ी जो है वो अपनी ताकत बनाया था और यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए, यंगस्टर्स के लिए सियासत होनी चाहिए, इनको आना चाहिए, सारी बातें इन्होंने यूथ को रखेगी। लेकिन जिस वक्त इन्होंने अपने सारे लोग जमा किए और जब वजारतें दी तो हम देख रहे हैं कि यूथ तो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। सारे 40+ 50+ यूथ को तो इन्होंने राइडर बना दिया है। तो इमरान खान साहब को कौन बताएगा? वैसे 40 के जो लोग हैं वो आपके सवाल से खुश नहीं होंगे कि वो तो अपने आप को यूथ समझते हैं। खुद हमारे वज़ीर आज़म साहब भी जो हैं वो एक नौजवान और हैंडसम वज़ीर आज़म है, सब माशाल्लाह 60 से तो प्लस हैं या ऑलमोस्ट 65 से ऊपर होंगे। लेकिन देखिए यूथ दिल में होता है, अगर जो दिल में वो जवान हो, और मैं समझता हूँ कि यूथ की बात हम कर चुके हैं कि जो डिग्रीज लिए हुए इस वक्त स्ट्रीट्स में हैं बच्चे हमारे, वो डिजर्व करते हैं अ बेटर फ्यूचर। हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो जॉबलेस लोगों की है वो यंग लोगों पर मबनी है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी का जो ज़्यादातर तबका है वो हमारे नौजवान लोगों का है। तो ये मेरी नज़रिए में हमारा यूथ असल में हमारा एसेट होता है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं होता। अगर हम यूथ को पॉजिटिवली इंगेज कर लें तो वो हमारे मुल्क की एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम आते हैं, इकोनॉमिक रीबिल्डिंग में भी काम आते हैं, वो हमारा फ्यूचर को इंश्योर करने के लिए यूथ का एक बहुत अहम रोल है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, यूथ की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा थी खान साहब से कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब तो आई ही यूथ के लिए, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन जैसे आपने कहा पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। इन्होंने यूथ को वाकई ही उस वक्त देखा है या उस वक्त इस्तेमाल किया है या उस वक्त उन्हें मौका दिया जिस वक्त इनके जलसे थे, उसको देखकर लग रहा था कि हाँ ये यूथ को साथ लेकर चलेंगे। खैर सर यूथ की बात वैसे अगर आप देखें तो यूथफुल रहनुमा इस वक्त हमारी सियासत में अगर कोई है तो वो तो बिलावल भुट्टो जरदारी है, सबसे यंग जो है वो हमारे लीडर हैं और पॉलिटिकल लीडर। और मरियम नवाज शरीफ भी जो है वो उतनी यंग नहीं जितने बिलावल हैं, लेकिन शी इज आल्सो यंग। मैं तो समझता हूँ खान साहब भी देखने में तो माशाल्लाह ही लुक्स वेरी यंग एंड फ्रेश। सही। सर बिलावल भुट्टो की बात करते हैं, उनका अमेरिका का दौरा और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह उनसे पहले ही वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये बीच में कुछ दाल काली तो नहीं है? देखिए ज़रूर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शंस के दौरान चले गए हैं जी वो अमेरिका जा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कोई उनकी मीटिंग्स होने वाली हैं, क्या होने वाला है? तो डेफिनेटली देखिए मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मिलने का, उनको इंटरव्यू करने का, उनसे गुफ्तगू करने का मुझे बहुत मौका मिला। मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ, इवन आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब से इनकी हमेशा एक पॉलिसी जो रही है, ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो जो है वो अपनी वालिदा के नक्शे कदम पर ही चल रहे हैं, अपने वालिद के नक्शे कदम पर। वो बेसिकली इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि इंगेजमेंट
हमेशा रहनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट हो, चाहे वो ग्लोबल इंगेजमेंट हो। कल भी हमने बात की थी कि जब ये हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक टफ स्टैंस लिया अमेरिका के खिलाफ और कहा कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, और ये वो लोगों ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया जी। लेकिन हमने कल, आपको याद होगा, बात की थी कि ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम एक बावकार कौम बन के उभरें, लेकिन सफारतकारी के अंदर इंगेजमेंट और डायलॉग ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी दरवाजे बंद नहीं करते। अब जैसे कि उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अगर जो बाइडेन को चाहिए हमसे बात करना चाहें तो कर लें, ना करें तो ना करें, हमको वेट नहीं कर रहे उनका। इस किस्म की बात कहना किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी का, मैंने खुद जो यहाँ के आपके पता नहीं एडवाइज़र ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हैं, मोईद शाह साहब या मोईद साहब हैं, आप नाम मेरे जहन से निकल रहे हैं, मोईद साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को एडवाइस कर रहे हैं, मशवरे देते हैं वज़ीर आज़म साहब को, मोईद यूसुफ जी बिल्कुल जी। तो उनकी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहीं पे वो बात कर रहे थे कि देखिए, अगर उनको अमेरिकन से हमसे बात करनी है तो वो कर लें, नहीं करने तो ना करें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उनकी ये बात सुन के, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि देखिए, आप ये कभी भी नहीं कहते पब्लिकली जाके कि भाई हमारी बात ही नहीं हो रही है अमेरिका से। अगर आप सपोजिंग खुदा ना ख्वास्ता आपका डायलॉग नहीं भी है तो यू डोंट गो ऑन मीडिया एंड से थिंग्स लाइक दैट। ये तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है हमारे। हमें तो चाहिए कि हम हमेशा, देखिए, हमारे दुश्मन भी तो मीडिया देख रहे हैं, हमारे ऐसे लोग जो हमारे लिए बुरा चाहते हैं, खुदा ना ख्वास्ता हमें हार्म करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि आपकी इंगेजमेंट नहीं है अमेरिका से? दिस इज़ वेरी 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 ट्रबलिंग। अब अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वहाँ जाते हैं और वो इंगेज करते हैं अमेरिकन कांग्रेस के साथ, अमेरिकन के पार्लियामेंटेरियंस के साथ, वहाँ के सेनेटर्स के साथ, तो ये इसमें ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें तो कोई किसी को खाइफ नहीं होना चाहिए, और हमेशा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो या ज़रदारी साहब हो, ये बिलीव करते हैं कि हर किसी के साथ इंगेज करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, टाइमिंग जैसे आपने कहा कि कैंपेन छोड़ के वो गए हैं अगर, तो यकीनन उनकी अहम मीटिंग्स होंगी, लेकिन मुझे लगता ये है कि क्योंकि ज़रदारी साहब यहीं पे हैं, हो सकता है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी एक्टिव हैं, तो शायद आसिफा भुट्टो उनको वहाँ पे कश्मीर में आती आपको नज़र आए कुछ दिनों में, कि वो भी अपने भाई को मावनत के लिए वहाँ पे कैंपेन करें। मुमकिन है कि वो भी आएँ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा सोचा जा रहा है पीपल्स पार्टी के अहम तरीन हलकों में कि अगर बिलावल को जाना पड़ता है तो शायद वो आसिफा भुट्टो ज़रदारी जो है उनको कहें कि वो कुछ कैंपेन के इलेक्शन को लीड करें। तो आई थिंक इलेक्शन कैंपेन पे कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सही। तो आई थिंक अगर उनकी मीटिंग्स हो रही हैं तो इट्स अ गुड थिंग, एंड इट शुड ऑलवेज हैपन। इवन हमारे वज़रा को चाहिए कि वो इंगेज करें तमाम वेस्टर्न और ईस्टर्न और तमाम इंटरनेशनल पावर्स के साथ। सर, फवाद चौधरी साहब आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि जिस पर बड़े तबसरे होते रहते हैं। अब उन्होंने ये नया बयान दिया है कि जी मरियम नवाज़ को और बिलावल भुट्टो को कश्मीर का तो पता ही नहीं, इनको तो इन्होंने इस बारे में तो पढ़ा ही नहीं, ये लोग जमहूरियत नहीं, ये बादशाहत वाले लोग हैं, तो ये कश्मीर के लिए नहीं, ये अब्बू बचाओ मुहिम के लिए आए। तो ये अब्बू बचाओ मुहिम आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, फवाद चौधरी साहब काबिल एहतराम हमारे जानने वाले हैं, उनसे बातचीत भी होती है, लेकिन देखिए, वो उनके स्टेटमेंट्स का जवाब देना मेरे लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ये वही एक इलेक्शन कैंपेन के लिए या मीडिया के कंजम्पशन के लिए उनके, देखिए, शोला बयां तो हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन है, वो तो हेडलाइंस बना रहा है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन, अपनी पॉलिटिकल जो कद काट है उसमें इजाफा किया है अपना। डेफिनेटली इस किस्म की स्टेटमेंट्स, एक ऐसा सेगमेंट है पाकिस्तान में जो पसंद करता है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाएं, लेकिन संजीदगी पर मबनी अगर आप बात करना चाहें तो जितना नॉलेज मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को है उतना ही फवाद चौधरी साहब को भी होगा, बिकॉज ये तमाम पॉलिटिकल रहनुमा हैं। हम तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे की रिगार्ड करके, रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ें, तो आप तनकीद जरूर करें एक दूसरे के ऊपर, लेकिन ये अब्बू बचाओ और ये सब बातें मुनासिब नहीं लगती एक वफाकी वजीर साहब की तरफ से कहते हुए। सही। सर, प्रोटोकॉल की बात हुई और वज़ीर आज़म साहब ने KPK पे बाद अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत 7 वफाकी वज़रा से जो इजाफी सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली हैं। अब इस पर शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हुई हैं, उन्होंने एहतजाज भी किया है और मुतालबा भी किया है कि ये सिक्योरिटी वापस दी जाए। तो आप क्या समझते हैं कि ये इक़दाम ठीक था या ये मुतालबा ठीक है?
अब देखिए, आपने जब क्लेम्स किए हैं कि हम प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख देंगे, हम अवामी रहनुमा बनेंगे, और फिर आप चाहें कि हमारे दाएं बाएं जो है वो प्रोटोकॉल की गाड़ियां चल रही हों, तो हो सकता है अगर ये अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से कोई फैसला किया गया है कि ये स्केल डाउन करेंगे प्रोटोकॉल को, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि वज़रा का एक्सेस होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स किसी हद तक अल्लाह का फजल है बेहतर है पहले से, लेकिन अगर को वज़रा हैं तो वो अपने आप को सिक्योर रखें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। इसको ऑपरेशनल लेवल पर FIA और इंटीरियर मिनिस्ट्री के मशवरे से जो जिस मिनिस्टर को थ्रेट है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। हम तो कभी नहीं हमने कहा कि आप सिक्योरिटी ना रखें, लेकिन जहाँ पे ये है कि आप देखते हैं, हमने कई दफ़ा ऐसा भी देखा कि कोई सूबाई वजीर हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, मतलब थ्रेट होना तो दूर की बात है, मतलब पीपल डोंट इवन नो समटाइम्स कि उनका नाम क्या है। लेकिन वो भी मैंने खुद जाती तौर पर मुशाहिदा किया है कि किसी शादी के फंक्शन में या किसी पे वहाँ जस्ट एक वो अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए वो एक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ वहाँ नाजिल होते हैं। ऐसी चीज़ों को हमें शन करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए कि फजूल किस्म के जो प्रोटोकॉल्स इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ना इनकरेज करें। लेकिन जहाँ जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, अगर किसी को, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को हमेशा सिक्योरिटी मिलती है, वो एक ख़ास लेवल की सिक्योरिटी होती है, वो उनको मिलनी चाहिए। और जहाँ जहाँ हमारे जो हसास इदारे हमें एडवाइस करें कि फ़लाँ शख्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। ठीक, जावेद मलिक साहब, हम पाकिस्तान की सियासत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, हम चाहते हैं कि वहाँ पे खुशहाली हो, लेकिन हम अब मज़ीद अफ़गानियों को यहाँ पर उनकी जो आमद है वो बर्दाश्त करने की हम में सकत नहीं है। हम नहीं चाहते कि पनाह गज़ीनों के चक्कर में कोई शरपसंद अनासिर या शरपसंद लोग यहाँ पर आ जाएँ। तो एक तरफ हम अमेरिका को कह रहे हैं अड्डे नहीं देंगे, दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं हम पनाह गुज़ीनों को आने नहीं देंगे, कोई शरपसंद ना आ जाए। तो ये बयान किस तरफ इसका रुझाव हुआ है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का ये बयान काफ़ी सुलझा हुआ बयान है। इसमें वो एक रीज़नेबल बात कर रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान की दो अहम इस वक्त चैलेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक बरादराना ताल्लुक़ हमेशा रहा है, हिस्टोरिकल, हमारे एक दीन पे हमारे इस्लामी भाई हैं, हमारे सकाफ़ती ताल्लुक़ात हैं, तिजारती ताल्लुक़ात भी हैं, ट्रांजिट ट्रेड भी है हमारा उनके साथ। तो यकीनन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारी उनके साथ बेहतरीन दोस्ती हो, बेहतरीन भाईचारा हो, ब्रदरली रिलेशन जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासर अफगानियों में नहीं लेकिन दाएं बाएं से आए हुए हैं। हिंदुस्तान का भी बहुत इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। हम ये भी देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं वो भी वहाँ पे मुतहर्रिक रहती हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स जिनको वो स्पॉन्सर भी करती हैं। इसलिए हमारे लिए ये बिल्कुल लेजिटिमेट कंसर्न है। अगर जो वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं उससे हम एग्री करते हैं कि हम ये हमारे लिए एक पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो प्रोटेक्ट करें अपनी इंटेग्रिटी को और अपनी सॉवरेनिटी को। तो एक तो ये इशू है, लेकिन उससे बड़ा इशू ये भी है कि इकोनॉमिकली हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी तादाद में पुनः गुज़ीनों को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हमारी बहुत बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। अगर आप 1980s में चले जाएं, जब रशियन इन्वेजन हुई थी अफगानिस्तान में, उस वक्त पाकिस्तान की आबादी भी तकरीबन 9 करोड़ थी, शायद 9 या 10 करोड़ होगी मैक्सिमम। और उस वक्त की हमारी इकोनॉमी आज की इकोनॉमी से बहुत बेहतर थी। हालात जो थे वो इतने ज़्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ जो पैदा होते हैं वो नहीं थे। और उसके बावजूद हमने इस वक्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसमें सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ मौजूद हैं। अगर आप मुआवजना करेंगे कि दुनिया में वो कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में पुनः गुज़ीन जो हैं वो रहते हैं, ये रेफ्यूजीज़ रहते हैं, तो पाकिस्तान उनमें टॉप 3 में आएगा। पाकिस्तान अभी भी बहुत सारे रेफ्यूजीज़ को होस्ट कर रहा है और करना भी चाहिए। हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं हमारी वहाँ से। लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी प्रेशर में है कि हम मजीद उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। एक तो इकोनॉमिक कंसर्न है हमारा। दूसरा कंसर्न जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है उसको हम एग्री करेंगे कि ये भी कंसर्न ज़रूर है कि कुछ ऐसे लोग जो पनाह गुज़ीनों के लिबादे में खुदा न ख्वास्ता कुछ शरपसंद अनासर भी अगर इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं तो वो दोनों ममालिक के लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है वो हम उसको वेलकम करते हैं। आई होप के एक एमिकेबल सोल्यूशन जो है वो
बना पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही आपसे और इसी तरह हम दोबारा भी जब आएंगे, दोबारा प्रोग्राम करेंगे तो इसी तरह के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और जो भी करंट इश्यूज़ होंगे, जो भी हॉट इश्यूज़ होंगे, हम उन पर ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान शहज़ादी कमल को। अल्लाह हाफ़िज़।